अध्याय 147 विध्वंस और पुनर्वास। 1। गांव का मुखिया सड़क पर घबराया हुआ भागा। जब उसने सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी हमर को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने ओल्ड मैन झेंग के घर से थोड़ी दूर पर 2 हेलीकॉप्टरों को पार्क देखा। उसका दिल उछल पड़ा। यह वास्तव में एक शीर्ष स्तर का व्यक्ति था। आखिरकार वह गांव का मुखिया था। उसका क्षितिज निश्चित रूप से साधारण ग्रामीणों की तुलना में अधिक था, लेकिन वो भी अवाक रह गया। तो बाहर के अमीर लोग ऐसे होते थे। यह वास्तव में भयानक था। जब वो ओल्ड मैन झेंग के घर पहुंचा तो गांव के मुखिया ने अपने कपड़े सीधे किए और आंगन में चिल्लाया, अंकल झेंग, मैंने सुना है कि जियांग हाओ और उसके बॉस यहाँ हैं। मैं विशेष रूप से उनका स्वागत करने आया हूँ। वे दशकों से एक साथ रह रहे थे। दादा झेंग ने तुरंत गांव के मुखिया की आवाज पहचान ली और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। क्या गांव का मुखिया यहाँ है? जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। हमारे गांव के कई लोग यहाँ हैं। दादा झेंग का घर एक प्राचीन ईंटों का घर था। ये थोड़ा जर्जर लग रहा था, लेकिन ये साफ था। ये श्वान और जिनलिंग शाखा कंपनी के उच्च अधिकारी आंगन में बैठे थे। वे चाय पीते हुए बातचीत कर रहे थे। गांव का मुखिया जल्दी से दौड़कर आया और ये श्वान से अपना परिचय करवाया। ये श्वान को देखकर गांव के मुखिया का दिल फटने वाला था। 8 या 9 साल का बच्चा एक बड़ी कंपनी का बॉस था। उसके बगल में इतनी खूबसूरत महिला सचिव भी खड़ी थी। उसकी सूरत और स्वभाव कहानियों की 7 परियों की तरह थे। वो बेहद परी जैसी थी। कितना अंतर! उसने ऐसे अजीब दृश्य का कभी सपना भी नहीं देखा होगा, लेकिन ये उसके सामने ही प्रकट होना था। गांव का मुखिया जितना अधिक सोचता उतना ही चौंकता और ये श्वान के प्रति उसका रवैया और भी अधिक सम्मानजनक होता गया। आंगन में काफी देर तक रहने के बाद दादा झेंग ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वो बैठने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय वो सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा रहा और ये श्वान से सावधानीपूर्वक बात की। थोड़ी देर बाद मेयर कस्बे की कार में भागते हुए आया। सड़क ऊबड़ खाबड़ और पथरीली थी, इतनी कि वो लगभग बेहोश हो गया। ये सड़क बहुत खराब है। हम हर साल पैसा निवेश करते हैं, लेकिन ये बद से बदतर होती जाती है। ये वास्तव में एक घटिया परियोजना है। मेयर धीरे से बड़बड़ाया। वो जानता था कि फंडिंग कम हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इतना ही पैसा था। उसे इसे अधिक लाभकारी जगह पर निवेश करना पड़ा। बूढ़े नेता ने इसे अच्छी तरह से कहा था। वो चाहता था कि कुछ लोग पहले अमीर बने। अब एक बड़ा बॉस इस गांव के विध्वंस और पुनर्वास में निवेश करने को तैयार था। उसने उनके शहर की बहुत मदद की थी। इसी वजह से मेयर भागते हुए आया था। उसे ये भी उम्मीद थी कि जब तक वह योगदान करने में सक्षम है, ग्रामीण बेहतर जीवन जिएंगे। जल्द ही झेंगयांग गांव का प्रवेश द्वार उसके सामने था। हालांकि उनकी कार रोक दी गई। काले रंग के कुछ हट्टे कट्टे आदमियों ने कस्बे की सरकारी कारों को ध्यान से देखा। उन्हें झेंग जियांगहाओ ने लाया था और वे ये श्वान की सुरक्षा के प्रभारी थे। उन्होंने विशेष रूप से यहाँ लोगों को रहने की व्यवस्था की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ असंबंधित लोग गांव में घुस जाएंगे। कार में बैठा ड्राइवर निगाहों से थोड़ा असंतुष्ट था। इतने सालों तक कस्बे में काम करने के बाद उसे ऐसा व्यवहार कब मिला था? उसने खिड़की नीचे की और कठोर स्वर में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ सड़क जाम करने का क्या अधिकार है? आगे की यात्री सीट पर बैठे कैडर ने भी गुस्से में जवाब दिया, ये हमारे मेयर हैं। क्या तुम हटोगे नहीं? ये लोग वास्तव में हैरान करने वाले थे। उन्होंने मेयर की कार को रोकने की भी हिम्मत की। क्या वे अच्छा जीवन जीना चाहते थे? जब आदमियों ने ये सुना तो उनके चेहरे काले पड़ गए। क्या मेयर इतने प्रभावशाली थे? उनके बॉस की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। चूंकि वे इतने अभिमानी थे, इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। आदमी उन्हें भगाने ही वाले थे कि उन्होंने कार का पिछला दरवाजा खुलते देखा। फिर मेयर खुद बाहर निकल आया। उसने भौहें चढ़ाईं और उस कैडर को फटकारा जिसने अभी अभी बात की थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इसे याद रखो, हम लोगों के सेवक हैं, उनके दादा नहीं। जब तुम वापस जाओ तो तुरंत अपने बारे में सोचो। यह किस तरह का रवैया है? मेयर द्वारा कैडर को सबक सिखाने के बाद उसने आदमियों से बहुत विनम्रता से अपना परिचय करवाया। नमस्ते, मैं यहाँ का मेयर हूँ। मैं आज मुख्य रूप से आपके बॉस से मिलने और झेंगयांग गांव के विध्वंस और पुनर्वास की बारीकियों पर उनके साथ चर्चा करने आया हूँ। जब आदमियों ने मेयर की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा, ये कैसा रहेगा? थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं अपने बॉस से बात करूँगा। जल्द ही आदमी लौटे और मेयर से विनम्रता से कहा, हमारे बॉस ने आपको अंदर आने के लिए कहा है। ये श्वान की अनुमति प्राप्त करने के बाद मेयर अपने अधीनस्थों को झेंगयांग गांव में ले गया।
वह प्रवेश द्वार पर शानदार काफिले और हेलीकॉप्टर को देखकर भी चौंक गया। हालांकि वो आखिरकार कस्बे का मुखिया था, उसमें अभी भी कुछ सहनशीलता थी। हालांकि उनके यहाँ इतना अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके बारे में सुना था। दादा झेंग के आंगन में प्रवेश करने के बाद सभी ने ये श्वान को बीच में घिरा हुआ देखा। उसकी कम उम्र को देखकर मेयर मौके पर ही अवाक रह गया। क्या इतने छोटे बच्चे ने कहा था कि वो यहाँ विध्वंस करने आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि गांव के मुखिया की जानकारी गलत थी और उसने एक बड़ी गलती की थी? ऐसा नहीं था कि मेयर को संदेह था, लेकिन ये श्वान की उम्र बहुत भ्रमित करने वाली थी। वह 8 या 9 साल का लग रहा था। क्या वो इतना बड़ा काम कर सकता था? बड़े शहरों के शीर्ष परिवारों में भी शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। लियू यानरान ने मेयर के विरोधाभासी भाव को देखा और अनुमान लगाया कि वो क्या सोच रहा था। वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई। एक मेयर ने वास्तव में लोगों को उनकी उपस्थिति से आंका। वह तो गांव के मुखिया से भी बदतर था। ओह नमस्ते, मैं यहाँ का मेयर हूँ। मेयर थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया और फिर अजीब तरह से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। कहानी जारी रहेगी।